नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2024 में मोदी को किसी भी तरीके से बेदखल कैसे किया जाए सत्ता से और किस तरह बाकी जो दल हैं यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, वो एकजुट होकर के केंद्र की सत्ता पर काबिज हों, इसके लिए आजकल माथापच्ची चल रही है। नीतीश कुमार इनिशिएटिव ले रहे हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही बिहार में मुख्यमंत्री थे। इससे पहले भी 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। लेकिन जब-जब वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कर के लालू यादव और वामपंथियों और कांग्रेस के साथ जाते हैं, तो फिर से ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, ये उनको अपना हीरो मान करके थोड़ी देर के लिए कंधे पर उठा लेती है। वो जो कंधे पर उठा लेने का स्वाद है, उसी के वशीभूत होकर के नीतीश पिछले दिनों मुंबई भी गए, भुवनेश्वर भी गए, दिल्ली भी आए, कलकत्ता भी, लखनऊ भी, कई जगहों पर होकर के आए और एक ये आबो हवा बनाने की कोशिश की गई कि 2024 से पहले जैसे सारे विपक्षी दल और चेहरे मोदी को हटाने के लिए एक मंच पर आने के लिए तैयार हैं। तो आज के अंक में हम इसी पर बात करेंगे कि ये कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे क्षत्रप हैं जो कांग्रेस को पचाने को तैयार नहीं हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है 23 जून को, वैसे तो इसमें कई चेहरों ने अभी से इनकार की मुद्रा बना ली है। उनमें फारूक अब्दुल्ला से लेकर के केसीआर तक और ममता बनर्जी भी बहाने बनाने के लिए तैयार बैठी है। जगन मोहन रेड्डी हों, नवीन पटनायक हों, ये सब के सब केसीआर वगैरह ये इस मीटिंग से दूर रहने वाले हैं और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल इस समेत कुछ और चेहरे वो 23 जून की बैठक के लिए अभी भले ही इनकार ना कर रहे हों, कोई बहाना ना बना रहे हों, लेकिन जैसे-जैसे ये तारीख निकट आएगी, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि इनमें से कई लोग पटना जाना स्थगित कर देंगे, किसी न किसी बहाने के सहारे। अब ज़रा आइए ये देखते हैं कि ये जो बैठक बुलाई गई है, जो पहले 12 जून को होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के जो शहजादे हैं या युवराज हैं, राहुल गांधी उस समय उपलब्ध नहीं थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बिना उनके इशारे के या बिना उनके पटना कैसे जा सकते हैं? सेकंड लीडरशिप यानी किसी महासचिव को वहाँ भेजना, केसी वेणुगोपाल या रणदीप सुरजेवाला या कोई और, उसको नीतीश बाबू कैसे राजी हो जाएं इस मुद्दे पर। इस बैठक को लेकर के तमाम तरह की लेकिन किंतु परंतु है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, जिस तरह की शर्तें अभी शुरू हुई हैं, आम आदमी पार्टी के श्रूड पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल जो 2 सप्ताह पहले चिट्ठी लिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को कि आप मुझे मिलने का समय दीजिए। मतलब जैसे ये अलग-अलग राज्यों की राजधानी में जा रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले, नीतीश बाबू से मिले, अ, मुंबई जाकर के उद्धव ठाकरे, शरद पवार से मिले, यहाँ वामपंथी दलों के नेताओं से मिले, उसी तरीके से वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलना चाहते थे ताकि राज्यसभा में जो विधेयक लाया जाना है, जो अभी अध्यादेश आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को स्थगित कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, जिसमें दिल्ली की सरकार को ही यहाँ के
शासन प्रशासन का पूरा जिम्मा सौंपा गया था, यानी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा सौंपा गया था, उसको केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया, खारिज कर दिया अध्यादेश ला करके। तो उसके खिलाफ आजकल मुहिम में निकले हुए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इनको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से ही उनकी पार्टी को ये कुछ राज्यों में दुर्दिन देखने को मिले हैं। दिल्ली में, पंजाब में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है। ये गुजरात जाकर के लड़े, दूसरे राज्यों में जाकर के लड़े, वहां भी अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई तो इसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा नुकसान किया इनका। इसलिए कांग्रेस की ये राय बनी कि हम अध्यादेश पर या जो भी विधेयक लाया जाएगा उस पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। वैसे तो जगन मोहन रेड्डी से लेकर के नवीन पटनायक, कई दूसरे और भी चेहरे हैं जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, ना कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को उस विधेयक को कानून बनाने में कहीं कोई शक शुबा नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें ये कहा है कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में अपने प्रत्याशी खड़े ना करे लोकसभा चुनाव में, तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे। अब ये, इस पर हंस भी सकते हैं आप, इन पर तरस भी खा सकते हैं। इसके पीछे की जो राजनीति और रणनीति है उसको समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। हंसने की बात तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का है क्या? अब से पहले कौन से चुनाव इन्होंने जीते हैं वहां पर, या लड़े हैं, या कितने विधायक इनके हैं? मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वहां इनका कोई लेना देना नहीं है। फिर ये बात इन्होंने क्यों कही? इन्होंने ये बात इसलिए कही कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट, पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, यानी ये 20 सीटों पर सेफ गार्ड रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि पंजाब में अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का अगर गठबंधन बनता है तो वहां पर कांग्रेस भी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर एंट्री मारे, इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। दिल्ली में जो 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही 2014 में भी 2019 में भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। आम आदमी पार्टी का तर्क क्या है दिल्ली को लेकर के? उनका कहना है कि साहब 2015 में और 2020 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, तो लोकसभा चुनाव में कैसे खुल जाएगा? 2014-2019 में कांग्रेस को भी कोई सीट नहीं मिली हमारी तरह, तो उसे दिल्ली और पंजाब से नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकती है? और ये केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है जो चाहती है कि साहब कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में ना लड़े। कई दूसरे चेहरे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कदम भी ना रखे। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल को छोड़ दे, यहां आकर के चुनाव ना लड़े। केसीआर चाहते हैं कि तेलंगाना की तरफ तो कांग्रेस देखे भी नहीं, तब हम समझौते की बात कर सकते हैं। ऐसे ही जगन मोहन रेड्डी चाहते हैं कि कांग्रेस अगर विपक्षी एकता चाहती है और हम सबको साथ लेकर के चलना चाहती है तो आंध्र प्रदेश से चुनाव ना लड़े, वहां जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके लिए उसको खुला छोड़ दे। एम के स्टालिन चाहते होंगे कि तमिलनाडु से कांग्रेस ना लड़े। पिछली बार कांग्रेस को वहां से कुछ सीटें मिली थी, 8 सीटें शायद मिली थी। इसी तरीके से शरद पवार भी कल को कह सकते हैं कि महाराष्ट्र से कांग्रेस ना लड़े। यानी कांग्रेस भले ही ये चाहती हो कि 2024 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टरशिप की शपथ दिलाई जाए, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो
गैर भाजपा, गैर कांग्रेस विपक्षी दल हैं। जो यूपीए में शामिल हैं उनका भी मैं बताऊंगा कि वो भी नहीं चाहते हैं कि जिन जिन राज्यों से वो आते हैं वहां कांग्रेस उनसे ज्यादा मजबूत होकर के उभरे। ऐसे में ये गठबंधन कैसे होगा, ये समझौता कैसे होगा सीटों का, और ये कैसे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी को भी अपने बारे में कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है, खास तौर से जब से राहुल गांधी ने वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की है। उसको गलतफहमी है कि जैसे कांग्रेस के पक्ष में तो अब बयार बह रही है, बस उसको समेटने की जरूरत है। एक्चुअल में क्या स्थिति है मैं पहले जरा वो बता दूं, कुछ और बिंदुओं पर आने से पहले। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, कांग्रेस को एक सीट मिली थी, रायबरेली वाली। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस को एक ही सीट मिली थी, शायद सुंदरनगर वाली। बंगाल में 42 सीटें हैं, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 42 में से कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिली थी 2019 में। बिहार में 40 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। तमिलनाडु में 38 सीटें हैं, कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, एक सीट मिली थी। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, एक सीट कांग्रेस को मिली थी। गुजरात में 26 हैं, एक भी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, एक भी नहीं मिली। राजस्थान में 25 सीटें हैं, शून्य, एक भी नहीं मिली। उड़ीसा में 21 सीटें हैं, कांग्रेस को केवल एक सीट मिली थी। ये 11 स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इन 11 राज्यों में 402 लोकसभा सीटें हैं। और इन 402 में से कांग्रेस के पास कितनी सीटें 2019 में आई थी? केवल 16 सीटें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की कितनी बुरी हालत है देश में। 402 में से 11 राज्यों की 402 में से केवल 16 सीटें ही 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। ये तो भला हो कांग्रेस का तेलंगाना, असम और पंजाब का, जहां से कुछ सीटें इसको मिल गई थी और ये 52 सीटों तक आंकड़ा पहुंच गया था। 16 सीटें तो मैंने उन 11 राज्यों की बताई आपको। केरल में इनको 20 में से 15 सीटें मिल गई थी। तेलंगाना में 3 सीटें मिल गई थी, असम में 3 सीटें मिल गई थी, 6 सीटें ये हो गई। पंजाब में भी 8 सीटें इनको मिल गई थी। तो 16, 15, 6, 8, 45 सीटें तो इस तरीके से हो गई। और बाकी जगहों पर तो झारखंड में 1 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट, इसके अलावा मेघालय में 1 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 0, मणिपुर में 0, गोवा में 1, पांडिचेरी में 1, अंडमान निकोबार में 1 और बाकी सब जगह शून्य। चंडीगढ़ हो, लक्षद्वीप हो, सिक्किम हो, दमन दीव हो, दादरा नगर हवेली हो, मिजोरम हो, इन सब में शून्य सीटें। उत्तराखंड में शून्य सीट, 5 की 5 बीजेपी ने जीती। इसी तरीके से हिमाचल में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वहां भी शून्य। त्रिपुरा में शून्य। मेघालय में 2 में से 1 सीट मिली थी। हरियाणा में खाता नहीं खुला, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। जम्मू कश्मीर की 6 सीटों में से 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 दूसरे दलों ने जीती, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। आप अंदाजा लगाइए कि जो कांग्रेस इतनी कमजोर हो, उसको जो ये क्षेत्रीय दल इस समय विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं और जो जिनमें से कोई नहीं चाहता कि उनके राज्य में आकर के कांग्रेस सीटें खराब करे।
एक बार याद है जब विधान परिषद की या विधानसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने वाला था और लालू यादव कैसे उखड़ गए थे जब कांग्रेस ने उनमें से 1 सीट मांग ली थी। लालू यादव ने कहा था कि 1 सीट खराब करने के लिए हम कांग्रेस को दे दें। 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था विधानसभा का। क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 224-25 सीटों से खिसक करके 47 पर आ गई। कांग्रेस की पिछले सदन में यानी 2012 के सदन में 27-28 सीटें थी, वो फिसल करके 7 सीटों पर रह गई। और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो शायद कांग्रेस को 2 ही मिली हैं। तो ये इतनी बुरी हालत में कांग्रेस है। ममता बनर्जी भी नहीं चाहती, अखिलेश यादव भी नहीं चाहते, बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार भी इनको गिनी चुनी कुछ सीटें दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके कि पंजाब और दिल्ली की तरफ ना देखे कांग्रेस। केसीआर हो, जगन मोहन हो, नवीन बाबू हो, जितने लोग हैं, कोई भी अब कांग्रेस को चिमटे से छूना नहीं चाहता है। ऐसे में ये जो पटना में मीटिंग होने वाली है, इसका कोई औचित्य बचता है क्या? या कांग्रेस को अब भी कोई उम्मीद बची है क्या? और इस बैठक से पहले जीतन राम मांझी नीतीश का साथ छोड़ करके बीजेपी की तरफ चले गए। इसके अलावा मायावती ने इस तरह की किसी मीटिंग से पूरी तरह दूरी बना ली। एचडी कुमार स्वामी के बारे में भी यही सुनने को मिल रहा है कि वो नहीं आएंगे। फारूक अब्दुल्ला मना कर चुके हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो भी इस समय कवायद चल रही है, चलाने की कोशिश की जा रही है, इसका कोई मतलब है क्या? और सबसे बड़ा झटका जो मोदी सरकार ने दिया है या केंद्रीय एजेंसियों ने दिया है, इस बैठक से पहले विपक्ष को शायद एक संदेश देने के लिए भी तमिलनाडु में जो मंत्री हैं स्टालिन के, वी सेंथिल बालाजी, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। और ना भूलें, जिस समय इनकी ये मीटिंग हो रही होगी, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे। एक और झटका दिया है सरकार ने इस मीटिंग से ठीक पहले। जो नेहरू मेमोरियल था, उसका नाम बदल दिया और उसको पीएम मेमोरियल कर दिया, प्रधानमंत्री मेमोरियल कर दिया। अब उसमें केवल जवाहरलाल नेहरू का स्तुति गान नहीं होगा, बल्कि देश के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबके बारे में वहां जानकारी उपलब्ध होगी। कांग्रेस के लोग तिल मिला रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ है कि नेहरू मेमोरियल का नाम क्यों बदल दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर के पुत्र हों या आई के गुजराल के भाई हों, उन सब का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सही काम किया है। आप ये जो स्टेटमेंट आए हैं, इनका मतलब समझते हैं? कोई भी कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना चाहता। तो ऐसी हालत में, जबकि सारे क्षत्रप ये चाहते हैं कि कांग्रेस उनके उनके राज्यों से चुनाव ना लड़े लोकसभा का, तो क्या इसको आप इस तरीके से नहीं देखेंगे जो मोदी सपना देखते रहे हैं और कहते रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का? अब तो जो मोदी के साथ भी नहीं है, हालांकि इनमें से बहुत सारे कांग्रेस के साथ भी नहीं है, लेकिन ये सब हैं मोदी विरोधी और भारतीय जनता पार्टी विरोधी। ये भी तो अब कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देने लगे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।